स्वरा के ससुराल में उसकी सास लता, पति मुकुंद और ननंद रूही रहती है। रूही को चुगलियां लगाकर मजे लेने की बुरी आदत होती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो स्वरा, शिमला की टिकट्स। हमारी सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पर हम दोनों शिमला घूमने जा रहे हैं। वाओ, क्या बात है मुकुंद। बड़े लंबे समय से हम कहीं साथ घूमने ही नहीं गए। 2 महीने पहले गाँव गए थे, लेकिन तभी इतना साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए हम। पूरी फैमिली भी साथ में थी ना, शायद इसीलिए। लेकिन इस बार हम दोनों को जितनी चाहिए उतनी प्राइवेसी मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं भी। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मुकुंद। माँ और रूही को आज डिनर के वक्त बता देंगे। हाँ, वो दोनों भी उतने ही खुश होंगे। देखना, उन दोनों की ये सारी बातें दूर खड़ी रूही चुपके से सुन लेती है। अच्छा जी, दोनों मियाँ बीवी बड़े ही खुश लग रहे हैं। बड़े दिन हो गए हैं, घर में कोई कलेश भी नहीं हुआ है। ऊपर से मुझे बोर भी हो रहा है, इसलिए अब मैं ही थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। फिर आज रात को डिनर पर बहुत मजा आएगा। फिर रूही जाकर लता के कान भरने लगती है। आपको पता है माँ, अब यहाँ भाभी और भैया के लिए उनकी पसंद के तिल वाले लड्डू बना रही हूँ। और वहाँ पर वो दोनों आपके और मेरे बारे में कितना गलत गलत बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो छोटी हूँ ना, तो उन दोनों के खिलाफ जाकर कुछ बोल भी नहीं सकती। इसीलिए दुखी होकर मैं आपके पास चली आई। अरे क्या हुआ है? ऐसा क्या कह दिया उन दोनों ने? जरूर तू कुछ गलत सुनकर आई होगी, या फिर किसी सही बात का गलत मतलब निकाला होगा तूने। अरे वो दोनों हमारे बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं? तू भी ना रूही, कुछ भी बोलती रहती है। आपको पता है माँ, वो दोनों अपनी सेकेंड एनिवर्सरी मनाने के लिए शिमला जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल हो गए। अब बस जल्द से जल्द इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, यही प्रार्थना है मेरी। आप बस उनके लिए प्रार्थनाएं करती रहो। और वो दोनों, उनके मन में आपके लिए कितनी खटास भरी हुई है। अरे नालायक लड़की, अपने भाई और भाभी के बारे में ये सब क्या बोल रही है तू? वो दोनों आपस में इसी शिमला ट्रिप की बातें कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि वो दोनों हमें साथ में नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि हमारे कारण उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती। और भाभी, वो तो इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब मेरी शादी हो जाए और कब आपका विकेट गिर जाए, ताकि ये घर खाली हो जाए और यहाँ पर बस उनका ही राज हो। क्या स्वरा बहू ने ये सब कहा? लेकिन तब हमारा बेटा क्या कर रहा था? मौन होकर चुपचाप सुन रहा था। हाँ माँ, दोनों के दोनों हमारे सामने कुछ और ही बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, भाभी के आने के बाद भैया पूरी तरह बदल चुके हैं। अरे मैं तो ये बात 2 साल पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन अब आपको 2 सालों के बाद समझ आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे बच्चे हैं और वो मेरे बारे में इतना गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने यही कहा है माँ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप उनके सामने मेरा नाम मत लेना, वरना वो दोनों मेरे खिलाफ बुरी बुरी बातें करेंगे और आगे जाकर वो मुझे ही टारगेट करेंगे। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनके मन में मेरे लिए इतनी खटास भरी हुई है, और ये बात किसी धोखे से कम नहीं है। फिर रात के समय स्वरा और मुकुंद लता को शिमला ट्रिप के बारे में सब बता देते हैं। और तभी, अरे बस करो, मुझे कुछ भी मत बताओ। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ माँ, सब ठीक तो है ना? अब कुछ भी ठीक नहीं रहा। मैंने तुम दोनों के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया है। अरे दिन रात तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो। अरे मैं तो तुम दोनों को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम दोनों के मन में मेरे लिए एक कौड़ी का भी अच्छा भाव नहीं है।
ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हम दोनों आपको भगवान समान मानते हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं हमारा। हाँ माँ, आपके मन में ऐसा बुरा ख्याल आया भी कैसे? आज तक हमने हर एक चीज में पहले आपको रखा है। भगवान जी के बाद अगर मैं किसी की पूजा करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की करता हूँ माँ। अरे बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? तुम दोनों को मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आज मैंने कमरे के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली कि कैसे तुम दोनों मुझसे और रूही से परेशान हो चुके हो और उसकी शादी की और मेरे मरने की राह देख रहे हो ताकि ये घर खाली हो जाए और तुम दोनों को अपनी प्राइवेसी मिले। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? और ये सब आपने कब सुना? हमने आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और नहीं तो क्या, उल्टा हमने तो ये सोचा था कि आप दोनों को ये बात बताने पर आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। और माँ जी, प्लीज गलतफहमी मत पालिए। भगवान जी की सौगंध, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। तो फिर आप ये सब क्यों कह रही हो? चुप हो जाओ। मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है, इसीलिए तुम दोनों मुझसे बात ही मत करना और ना ही मुझे मनाने की कोशिश भी करना। अगर मेरे प्रति अब भी थोड़ी सी इज्जत या प्यार बचा हो तो तुम दोनों मुझसे दूर ही रहो। माँ, ऐसा मत कहो ना माँ। क्या हो गया है आपको? हाँ माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। लता गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर रूही को बहुत खुशी मिलती है और स्वरा ये बात नोटिस कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है स्वरा? माँ के मन में अचानक से ये सब ख्याल कैसे आ गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुकुंद। जब माँ जी हमसे झगड़ रही थी तभी रूही के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने इस पूरे झगड़े में एक शब्द भी नहीं कहा। हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूही ने ही माँ जी के कान भरे हैं। इससे पहले भी जब 2-3 बार माँ जी ने हमारे साथ झगड़े किए हैं तो वह सब के सब बेबुनियाद ही थे और हर लड़ाई में रूही हंसा करती थी। क्या तुम भी स्वरा? जस्ट बिकॉज रूही हंसती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन सब में उसका हाथ है। अरे वो तो अभी भी बच्ची है यार। वो कोई बच्ची नहीं है मुकुंद। अब तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। माँ जी और तुम उसे इतने सालों से नहीं समझ पाए हो जितना मैंने उसे 1.5 से 2 सालों में पहचान लिया है, वो भी एकदम बारीकी से। नहीं स्वरा, ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। किसी ने माँ को हमारे खिलाफ भड़काया है। वैसे भी लोगों को अच्छे घरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। घर में चल रहे इस कलेश को देखकर रोहित को बहुत अच्छा लगता है। आज तो मजा ही आ गया यार। बस पॉपकॉर्न की कमी थी। अगर वो होते तो वो खाते खाते मैं झगड़े देख लेती और उन तीनों के मजे लेती। और अब तो रोज घर में कलेश होगा। और वही होता है। बात बात पर लता स्वरा और मुकुंद को तानी देती है और वो उन दोनों से लड़ती रहती है और इस चलती आग में रूही अच्छे से अपने हाथ सेकती रहती है। ऐसे ही एक दिन, ये सब क्या है भैया? देखना रूही, माँ ऑलरेडी काफी ज्यादा उदास है। ना जाने किस तरह उन्हें ये गलतफहमी हुई है। और अब तो उनका जन्मदिन आने वाला है, तो उसी खुशी में मैंने उनके लिए ये सारे महंगे महंगे तोहफे मंगवाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी आप लोगों के बीच का ये मनमुटाव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर में सभी साथ खुशी से रहे तो घर में एक रौनक लगती है, वरना तो घर में मातम सा माहौल छाया रहता है, जैसा अभी हमारे घर में छाया हुआ है। और उन्हें, और अब तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस जन्मदिन के मौके पर माँ को जो भी गलतफहमी हुई है उन्हें भुलाकर स्वरा और मेरे साथ फिर से बात करना शुरू करे। जरूर करेगी भैया, सब अच्छा होगा, देखना आप। लेकिन रूही फिर से जाकर लता के कान भर देती है। क्या? हाँ माँ, वो दोनों आपके लिए ढेर सारे तोहफे लाए हैं। साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर इस घर में रहना है तो इस बुढ़िया को तो खुश करना होगा।
वरना मरने से पहले जायदाद नहीं देगी ये। इसीलिए फॉर्मेलिटी के तौर पर तोहफे लाए हैं उन्होंने। भाभी तो ये बोल रही थी कि ये बुढ़िया तो है ही लालची, 4 तोहफे देकर तुरंत माफ कर देगी। ये सब सुनकर लता और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और फिर रात के 12 बजे जब वह दोनों केक और तोहफे लेकर लता के कमरे में आते हैं, तभी वो सारे तोहफे फेंक देती है। ये आपने क्या किया माँ? वही किया जो मुझे करना चाहिए। अरे तुम दोनों ने ये सब बस नाम के लिए किया है। और क्या कहा था तूने कि मैं लालची हूँ? 4 तोहफे मिलते ही खुश होकर मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। तो अब सुन लो, मैं तुम दोनों को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत हो गया तुम दोनों का। चलो निकल जाओ मेरे कमरे से। आपको आखिर क्या हो गया है माँ जी? जो हमने कहा तो क्या, कहने के बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच सकते हैं। वो सब आप बोल रही हो कि ये सब हमने कहा है। भला मैं आपको लालची क्यों कहूंगी? आपको कौन भड़का रहा है हमारे खिलाफ? बताइए माँ जी। वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम दोनों के असली रंग मेरे सामने आ चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर पर मैंने आस्तीन के सांप पाल के रखे हैं। लता उन दोनों को बहुत सुनाती है और इस बार स्वरा के साथ साथ मुकुंद भी देख लेता है कि रूही कमरे के बाहर खड़ी रहकर ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद जब स्वरा अपने मायके गई होती है, तभी अरे भैया, आप यहाँ बैठकर भाभी का वार्डरोब साफ कर रहे हो और वहाँ मार्केट में भाभी 4 लोगों में आपकी बुराई कर रही है क्या? और नहीं तो क्या। आज जब मैं मार्केट गई थी, तभी मुझे वहां पर भाभी और उनकी माँ दिखी। कह रही थी कि बड़ा ही घटिया पति है मेरा, इतना कमाता भी नहीं है, ये एकदम नल्ला है। सास तो एकदम चुड़ैल है चुड़ैल। मन करता है कि तलाक देकर कहीं जाकर दूसरी शादी कर लूं। क्या? ये सब स्वरा कैसे बोल सकती है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है भैया? भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना भी है सब कुछ। काश मैं ये सब रिकॉर्ड कर लेती। और ये सब अभी आधे घंटे पहले ही हुआ है। क्या बात है रूही, बड़ी ही अच्छी आग लगा देती हो तुम। ये तूने सही नहीं किया रूही। रूही स्वरा को देखकर बहुत घबरा जाती है और साथ ही वहां पर लता भी मौजूद होती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? आप तो 2 दिनों से अपने मायके में हो ना? और कल आने वाली थी आप। मैं तो आज ही आई हूँ रूही, वो भी 2 घंटे पहले। और तुम कौन से आधे घंटे पहले की बात कर रही हो? जबकि मैं तो यहाँ 2 घंटे पहले ही आ गई हूँ। और मुझे समझ आ गया था कि तुम मेरे ही बारे में चुगली कर रही हो। इसीलिए मैंने फौरन माँ जी को बुलाया। अरे ये भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इन्हें भगवान जी की कसम दी और तब जाकर ये यहाँ पर आई है। देखा माँ जी, कैसे आपकी लाडली चुगलियाँ कर रही है ताकि मेरे और मुकुंद के बीच झगड़े हो जाए। ठीक इसी तरह इसने आपके और हमारे बीच में फूट डाली है। क्यों रूही, अब तो चुप क्यों हो गई? बोल ना, अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? वो दरअसल वो मैं वही मैं सोचूं कि मेरे इतने नेक और संस्कारी बच्चे मेरे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। मेरा दिमाग तो इस बात को मान गया था, लेकिन मन नहीं। वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और आज तेरी ये काली करतूत अपनी आंखों से देखकर मुझे सब समझ आ गया है कि घर में हो रहे झगड़े का कारण तू ही है। रोहित चुप होकर शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रहती है और लता उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। देखो रोहित, अगर तुम्हें मनोरंजन चाहिए तो टीवी देखो या फिर कोई मूवी देखो। मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन तुम तो इतनी बेशर्म हो कि अपने ही परिवार में चुगलियां लगाकर कलेश कराती हो। और ये देखकर तुम्हें बहुत खुशी होती है। अरे मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन अब बस बहुत हो गया ये सब। और अब इसका एक ही फैसला लिया जाएगा। इसने ये जो कुछ भी किया है
बहुत गलत किया है और इसकी इस गलती के लिए मैं आज तो क्या, इसे जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। कैसा फैसला माँ? प्लीज माफ कर दो ना मुझे। प्लीज माँ, मैं ये सब करना बंद कर दूंगी। भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आखिर लता ने कौन सा फैसला लिया है, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये कहानी है नेहा की, जो अपनी माँ जया, भाई तरुण और भाभी दीपिका के साथ रहती हैं। जया काफी गुस्सैल और अकड़ू होती हैं और हर वक्त बस सब पर चिल्लाती रहती हैं। एक रोज, अरे क्या हुआ भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना। भैया ने आपके लिए इतना अच्छा जॉब ऑफर लाया है। अब आप मार्केटिंग फील्ड से ही हो ना, और ऊपर से वर्क फ्रॉम होम भी है, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ। तो और क्या चाहिए आपको? वो सब तो मैं जानती हूँ नेहा, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है कि मैं वो जॉब नहीं करूंगी। लेकिन क्यों भाभी? मैं तो दूसरी फील्ड से पढ़ी लिखी हूँ और मुझे मार्केटिंग के बारे में इतनी गहराई से पता भी नहीं है, और ना ही मैंने उसमें कोई इंटर्नशिप की है, वरना मैं ही वो जॉब कर लेती। अब उसका काम वर्क फ्रॉम होम है, तो आप घर के काम करते हुए वो काम भी कर सकती हो ना। हाँ नेहा, लेकिन बस मुझे वो जॉब नहीं करना। उतने में वहां पर तरुण भी आ जाता है। अरे क्या चल रहा है? और दीपिका, जॉब के लिए तुम्हारी हाँ है ना? नहीं भैया, भाभी जॉब के लिए मना कर रही है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। अरे मना कर रही हो? लेकिन क्यों दीपिका? अरे इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो तुम? देखो तरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब करने से माँ जी को कोई दिक्कत हो। जब से तुमने मुझे इस जॉब के बारे में बताया है, तब से माँ जी ने अपने तानों की बौछार कर दी है मुझ पर। मुझे बहुत सुनाया उन्होंने, और एक तरीके से उनके तानों से यही समझ आ रहा था कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे आगे जाऊं। उन्हें मेरा काम करना खटकने लगेगा। वो तो बस यही चाहती हैं कि मैं तो सिर्फ घर के ही काम करूं। ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? भला वो ऐसा क्यों कहेगी? क्या आप भी भैया, आपको तो पता ही है ना कि हमारी माँ कैसी है। कभी भी किसी की खुशी में वो बिल्कुल खुश नहीं होती। जब देखो तब दूसरों को दबाने की कोशिश करती रहती है। माँ होके भी मुझे उनसे बहुत चिढ़ होती है। एक काम करो भाभी, आप चलो मेरे साथ। हम तीनों मिलकर माँ से बात करेंगे, लेकिन आप उनके कारण ये मौका मत गवाओ। प्लीज भाभी। हाँ दीपिका, चलो, अब जो भी हो, लेकिन आज तो माँ के साथ बात करके ही रहेंगे। अरे नहीं तरुण, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाए, वरना माँ जी तो मुझे और दिल दुखाने वाले ताने देकर परेशान कर देगी। इसीलिए जो जैसा चल रहा है उसे तुम वैसे ही रहने दो और छोड़ो इन सब बातों को। आज मना कर दिया तो क्या हुआ, हम फिर कभी देख लेंगे। ऐसे ही एक दिन, जब जया 3-4 दिनों के लिए कहीं घूमने जाती है, तभी वहां से आने के बाद, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए क्या क्या लाया है। ये तेरे लिए है तरुण, और ये तेरे लिए नेहा। मैंने अपने लिए भी बहुत कुछ लाया है। वहां के मार्केट में सेल लगी थी ना, इसलिए मैंने सारा मार्केट उठा लिया। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक यू, कभी तो खुद भी मेरे लिए कुछ लाया करना। बस घूमने ही जाती हैं और अपने लिए सब खरीदती हैं, लेकिन मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं करती। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कैसी हो माँ आप? पल में अच्छी तो पल में बुरी। जाने दो, ये सब भी आप अपने पास ही रखो। ज्यादा जबान मत चला, वरना तेरी जबान पर गर्मा गर्म चिमटे से चटका दे दूंगी। चल वापस दे मुझे। वैसे भी तू ये सब लेने के लायक ही नहीं है। आप दोनों भी ना। अच्छा छोड़ो वो सब। वैसे माँ, आपने दीपिका के लिए कुछ नहीं लाया क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं लाया, लाया तो है। हे भगवान, लगता है वो सामान कहीं खो गया। रहने दीजिए माँ जी, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
आपने जानबूझकर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। मैं सब समझती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए क्या है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तू अपनी जबान मत चला। मैंने तुम तीनों के लिए भी सामान लाया है, वो भी अच्छे मन से। अच्छा मन? बस कीजिए माँ जी, आपके मुंह से इतनी अच्छी बातें शोभा नहीं देती। क्या कहा तूने? आपको दीपिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बहुत गलत किया आपने। अरे चुप रहे तू। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बस कीजिए माँ जी, हर बात का जवाब चिल्ला कर देना जरूरी नहीं होता। और रहने दो तरुण, मुझे वैसे भी इनका कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है। फिर बाद में, माँ को सुनाकर तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी। वो कभी किसी से ठीक से बात ही नहीं करती। उनके चेहरे पर तो हंसी देखे हुए मुझे परसों बीत गए हैं। वैसे मैं हमेशा सब कुछ चुपचाप सुनकर लेती हूँ ना, वही गलत करती हूँ। अरे ऐसे लोगों को तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। फिर अगले दिन, सुन दीपिका, आज घर पर मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं, इसीलिए दोपहर का खाना वो सब यही खाएगी। दो अलग अलग प्रकार की सब्जियां, दाल चावल रोटियां, पापड़ सलाद और मीठे में सूजी का हलवा डाल देना और थोड़ा सा रायता भी बना देना। और हाँ, थोड़े पकोड़े भी। बस इतना ही करना है, ठीक है ना? और हाँ, मेरी वो गुलाबी वाली साड़ी जिस पर सफेद गुलाब की पंक्तियां बनी हुई हैं, वो भी प्रेस करके रख देना। तब तक मैं जरा नहा कर आती हूँ। और जरा सोफे के भी कवर बदल देना, बड़े मेले से लग रहे हैं। और ये सारा काम 12 से 1 बजे तक हो जाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। और आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं अब बाहर जा रही हूँ। क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्यों माँ जी, मेरी जिंदगी नहीं है क्या? मैं आपकी बहू हूँ, कोई सेविका नहीं। मुझे भी अपनी सहेलियों को मिलना जाना होता है। और मैं आज शाम को देर से ही आऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए जॉब भी ढूंढने वाली हूँ। तरुण ने बताई हुई जॉब तो मेरे हाथ से निकल गई। फिर आपके तानों के कारण मैंने उस मौके को ठुकरा दिया। लेकिन अब मैं जॉब करूंगी और अपनी खुशियों को और अपनी जिंदगी को, हर चीज को पहले रखूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, दीपिका का ये करारा जवाब सुनकर जया का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो घर के बाहर निकल जाती हैं। फिर शाम के समय, वाह भाभी, सुबह क्या सॉलिड जवाब दिया था अपने माँ को। आपने तो उनकी बोलती ही बंद कर दी। आपको पता है, ये आज तक कोई नहीं कर पाया है। जानती हूँ नेहा, अरे पहले पहले मैं भी बहुत अच्छी रही, लेकिन अच्छे रहने के बाद सब आपकी अच्छाई का फायदा ही उठाते हैं। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारे खानदान में ऐसे और ढेर सारे लोग हैं जो बहुत जहरीले हैं। इसीलिए उनके साथ उसी तरह से पेश आना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब भी तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ शुरुआती दिनों से ही सख्ती से पेश आना होगा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अब मेरा हाल है। ऐसी बात है क्या? ठीक है भाभी, मैं आपकी ये वाली बात जरूर ध्यान में रखूंगी। दिन यूं ही बीतते जाते हैं। दीपिका भी सास के साथ उसी की तरह पॉलिटिक्स खेलकर वो उसका मुंह बंद करती रहती है। उसी बीच नेहा की शादी तय होती है। भाभी, अब मैं तो बस 1 हफ्ते की ही मेहमान रह गई हूँ इस घर में। फिर उसके बाद मैं पराई हो जाऊंगी। तो आप मुझे मिस करोगे ना भाभी? ऑफ कोर्स मिस करूंगी नेहा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? बस मेरी बातें याद रखना। ससुराल में जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ भाभी, याद है मुझे। लेकिन सच कहूँ तो जितना मैं मेरे होने वाले पति भुवन को अभी तक समझ पाई हूँ, वो और उसके परिवार वाले काफी सुलझे हुए लोग लग रहे हैं। अरे मुझे भी शादी से पहले तुम्हारी माँ बहुत सुलझी हुई लग रही थी, लेकिन शादी होने के बाद मुझे समझ आया कि वो औरत कितनी हिली हुई है। ऐसा हुआ था क्या? वैसे माँ को मैंने बचपन से ही गुस्से में ही देखा है। ना जानिए उनमें अच्छा बदलाव कब आएगा। ये तुम क्या सोच रही हो नेहा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। नेहा की शादी भुवन से हो जाती है। उसके ससुराल में सास उत्तरा, ससुर हंसराज,
और ननन प्रीशा होती है। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म के वक्त, हे भगवान, इतना सारा खाना! अरे ये खाना तूने बनाया है बहू? हाँ माँ जी, मैं सुबह 8 बजे से लगी हुई हूँ। धीरे धीरे बनाती हूँ, लेकिन टेस्टी बनाती हूँ। लेकिन नेहा बेटा, अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? थोड़ा सा हलवा या खीर बना देती तो भी रस्म पूरी हो जाती ना। देखो बेटा, इतनी दिक्कत मत किया करो। तुम्हारी सास भी तो है ना, तो वो तुम्हारी मदद कर देगी। लेकिन माँ जी भी कितना काम करेगी। और पापा जी, ये सब करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप सब मजे से खाइए और बताइए मुझे कि कैसा बना है खाना। वाह बेटा, खाना तो वाकई में बेहतरीन बना है। और ये पनीर पुलाव तो प्रीशा को बहुत पसंद है। अभी तो वो अपने कॉलेज ट्रिप पर गई है, पर अगर वो यहाँ पर होती ना, तो वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देती। हाँ नेहा, और सारा कुकर खाली कर देती वो। पुलाव का एक दाना भी नहीं छोड़ती। भुक्कड़ कही की। ऐसा नहीं बोलते भुवन बेटा। जस्ट किडिंग माँ। चिल। ये लो बेटा, ये तोहफा हमने तुम्हारे लिए लाया है। और ये नेक का लिफाफा। ओ माय गॉड, इस बॉक्स में क्या है माँ जी? और ये नेक क्यों? इट्स ओके ना माँ जी। अब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज क्यों करनी है भला? अब शादी में ही आप दोनों ने मुझे कितनी सारी चीजें दी हैं, तो अब इसकी भला क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये तोहफा तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का है। अब खोलो इसे। लिफाफे में पूरे 5,000 रुपए होते हैं और उस बॉक्स को खोलने पर उसमें लैपटॉप निकलता है। वाओ, ये लैपटॉप तो कितना कमाल का है पापा जी। थैंक यू सो मच। हमें भुवन ने बताया कि तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है और तुम्हारा पुराना लैपटॉप खराब हो चुका था। इसीलिए तुम नया लैपटॉप चाहती थी, जिसमें तुम अपना काम वापस शुरू कर सको। इसीलिए अब तुम इस लैपटॉप में अपना काम कर सकती हो। और हाँ, हमारी तरफ से पूरी छूट है। हम तुम्हें जीवन में खूब सफल होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे तुमने यहाँ आकर हमारे घर में रौनक लाई है, वैसे ही अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की कला से तुम अब कई सारे लोगों के घरों को सजाकर उनके घरों में भी रौनक भर दो। थैंक यू सो मच पापा जी, आप लोग बहुत अच्छे हो। फिर रात के समय भुवन नेहा को डिनर डेट पर लेकर जाता है और इस तरह से उसके ससुराल में सभी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जब ननंद प्रीशा ट्रिप से वापस लौटती है, तो 2 दिनों में ही वो अपनी भाभी के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेती है। क्या बात है! ननंद भाभी दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हम दोनों मॉल में शॉपिंग करने गई थी और साथ ही आते समय हमने ठेले के गोलगप्पे भी खाए और खूब मस्ती की। क्यों भाभी? हाँ भुवन, हमें तो आज बहुत मजा आया। चलो अच्छी बात है। लेकिन भाभी, आपको आज ही अपने मायके जाने के लिए क्यों निकलना है? 2-3 दिनों के बाद चली जाइए ना। मुझे आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है। सॉरी प्रीशा, लेकिन पगफेरी की रस्म है, तो उसके लिए तो आज जाना ही होगा ना। और वैसे भी ये बस वहां पर 2-3 दिनों के लिए ही तो जा रही है। फिर उसके बाद तो ये यहीं पर रहेगी। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी आना हो और मुझे मिस करना। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भुवन नेहा को पगफेरी की रस्म के लिए मायके छोड़ आता है, जहाँ जाने के बाद नेहा अपनी भाभी को सब कुछ बताती है। क्या बात कर रही हो नेहा? तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें 80,000 का लैपटॉप गिफ्ट किया, वो भी पहली रसोई की रस्म में? वाह, क्या बात है! हाँ भाभी, मैं तो उन लोगों से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे हैं वो लोग। आपने मुझे जो जो जैसा जैसा कहा था, वैसा कुछ भी नहीं है भाभी। लगता है ससुराल के मामले में मैं लकी निकली। अरे क्या हुआ भाभी? आप हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चोट थोड़ी ना मारा है। बेचारी मेरी भोली सी प्यारी सी ननद। अरे बाबा, तुम नहीं जानती ये ससुराल की पॉलिटिक्स क्या होती हैं। तुम्हें मैंने पहले कहा था ना कि ये ससुराल वाले शुरू शुरू में तो मिश्री से भी ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप ऐसे दिखाते हैं कि बहू का जीवन दुश्वार हो जाता है। क्या? हाँ नेहा, अरे सच तो यही है कि जो जितना अच्छा बनता है, उतना ही वो नकली और धोखेबाज होता है।
इसका मतलब मेरे ससुराल वाले बस दिखावा कर रहे हैं। हाँ नेहा, सही समझी तुम। अब तुम ही देखो, अब तो रात हो गई है, लेकिन ना तो तुम्हारे पति का कोई कॉल आया है, ना ही तुम्हारे सास ससुर या ननद का। अरे वो लोग तो तुम्हें एक दिन में ही भूल गए हैं, इसीलिए उन सब के साथ ज्यादा मीठी मत बनो। अरे तुम उनके साथ जितनी बुरी बनोगी, उतना ही तुम फायदे में रहोगी। और ये ससुराल वाले तो बस मासूम बहुओं के साथ अन्याय करना जानते हैं। हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। उतने में वहां पर जया आ जाती है। नालायक कही की, ये तो क्या सिखा रही है मेरी बेटी को। अरे माँ आप। क्यों रे नालायक, घर में इतना सारा काम पड़ा है और वो सब काम छोड़कर तू यहाँ पर आराम से बैठकर मेरी बेटी को भड़का रही है। कैसे अपनी ही ससुराल वालों की ऐसी की तैसी करनी है, ये सिखा रही है तू उसे। अरे इतना बड़ा कांड करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, मैं तो बस। अरे क्या माँ जी, खुद में ही खोट है, वो तुझे नहीं दिखता। अरे तू तो एक नंबर के कामचोर, झूठी, मक्कार और चालबाज है। और उसके बावजूद भी तू ये चाहती है कि मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूं। अरे पहले खुद में अच्छा सुधार ला, फिर उसके बाद मुझसे उम्मीद कर। गधेड़ी कही की। बस कीजिए माँ जी, मैं यहाँ पर आपके ताने और गालियां सुनने के लिए नहीं रहती। 24 घंटे बस मुझे कुछ ना कुछ कहती ही रहती हो आप। और मैं नेहा को भड़का नहीं रही हूँ, मैं तो उसे बस समझा रही हूँ। जो हकीकत है वही बता रही हूँ मैं उसे। और क्या काम चोरी की है मैंने, कौन सा झूठ बोला है और कौन सी चालबाजी की है, बताइए जरा। नेहा और तरुण दोनों इस बात के गवाह हैं कि हमेशा आपने ही मुझे उकसाया है, परेशान किया है मुझे बार बार। अरे पहले तो मैं आपका मान सम्मान करने के चक्कर में आपकी गालियों के बदले कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अब प्लीज, अब मुझसे आप चुप रहने की उम्मीद मत कीजिएगा। जहां गलत होगा मैं वहां पर जरूर मुंह खोलूंगी। और नेहा तुम भी बिल्कुल चुप मत रहना। सास हो या ससुर हो, सबके साथ एक दायरे तक ही रहना, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर जया एकदम हैरान रह जाती है। ये भगवान, इस लड़की की कितनी जबान चल रही है। लेकिन खबरदार नेहा, जो तो इसकी बातों में आ गई तो, अरे ये नालायक तेरी घर गृहस्थी डुबा देगी। और तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए तू इसका कुछ भी मत सुनना। नेहा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में, भाभी, हो गया आपका सारा काम? हाँ नेहा, बस होने ही वाला है। बर्तन मांजने हैं और बस उन कपड़ों की घड़ी भी करनी है। आप रहने दीजिए भाभी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नेहा, पागल हो गई हो क्या? तुम अभी ब्याही दुल्हन हो चुकी हो, तो मैं तुमसे बर्तन मांजने के लिए नहीं कह सकती। ओफो भाभी, उसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, अगर मैं बर्तन नहीं मांज सकती तो क्या हुआ, इन कपड़ों को तो घड़ी कर ही सकती हूँ ना। और तब तक आप बर्तन मांज दो, चलेगा ना? हाँ नेहा, चलेगा। फिर वो दोनों काम करते करते गप्पे मारने लगती हैं। तो नहीं आया ना तुम्हारी ससुराल वालों का फोन? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग तो हमें एक दिन में ही भूल जाते हैं। सिर्फ नाम के लिए ही अपने होते हैं ये लोग। अरे नहीं भाभी, मुझे फोन आकर गया है, अभी आधे घंटे पहले ही आया था फोन। सबने मुझसे बात की। वो दरअसल आज माँ जी के दूर के रिश्तेदार का देहांत हो गया, इसीलिए सबके सब वहीं पर चले गए थे, जिस कारण किसी ने भी मुझे कॉल ही नहीं किया था। और उनका भी सही है ना, ऐसे माहौल में मुझे कोई फोन कैसे करता भला। मुझे तो उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। पूरे 40 मिनट तक चला मेरा फोन कॉल। और सब मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, और भुवन तो कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब बस अभी अभी के लिए है। अब तो तुम पगफेरे के लिए आई हो ना, लेकिन बाद में जब शादी को 2-3 महीने बीत जाएंगे और उसके बाद जब तुम यहाँ पर आओगी, तब तुम्हें कोई कॉल नहीं करेगा। देखो नेहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम नादान हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है चीजों की,
अरे मुझे भी नहीं थी, लेकिन मुझे एक भाभी होने के नाते तुम्हारी चिंता होती है और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हाँ भाभी, पता है मुझे। अरे अब तो मैंने तुम्हें कई बार कह दिया है कि वो लोग शुरू शुरू में अच्छे बनकर तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन तुम्हें शातिर होना है और तुम उनकी छोटी फिक्र और छोटी भावनाओं में मत बहना। वो लोग तो पराये ही होते हैं और वो कभी अपनों की जगह ले ही नहीं सकते। हाँ भाभी, मुझे खुद को समझाना होगा और आप जैसा कह रहे हो वैसा ही बर्ताव करना होगा, वरना आगे जाकर हर एक चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ नेहा, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। चलो अब जल्दी से सारे काम निपटाते हैं, फिर फ्रिज में रखी हुई पिस्ता कुल्फी खाएंगे। मैंने उसे आज शाम को ही लाई है, उसी जगह से जहाँ से तुम्हें पसंद है। वाह भाभी, पिस्ता कुल्फी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यू आर दी बेस्ट भाभी। कभी कभी तो मुझे माँ पर बहुत तरस आता है कि इतनी अच्छी बहू होने के बाद भी वो आपसे कितनी बुरी तरह से पेश आती है। कोई बात नहीं नेहा, उनके कर्म उनके पास, लेकिन हमें तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ना किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही खुद के साथ कुछ बुरा होते हुए सहन करना चाहिए। हाँ भाभी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। फिर नेहा जब अपने ससुराल वापस जाती है, तभी वो सबके साथ कटी कटी सी रहने लगती है। भाभी, आज हमारे पास वाले मॉल में ऋतिक रोशन आने वाला है, उसकी न्यू मूवी का प्रमोशन करने के लिए। ओ माय गॉड, साक्षात ग्रीक गॉड है वो। कहीं मैं उसे देखकर बेहोश न हो जाऊं। चलिए भाभी, आप भी फटाफट रेडी हो जाइए, फिर हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे। हमारे साथ मेरी सहेलियां भी रहेगी और आज मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। फिर आप हमारे अच्छे अच्छे फोटोज खींचना। मैं तो एकदम सच संवर कर जाऊंगी, क्योंकि वो तो मेरा बहुत बड़ा क्रश है। ये तो बस मुझे टाइम पास करने के लिए इधर उधर लेकर जाती है, लेकिन मैं अपनी वैल्यू कम नहीं होने दूंगी। वैसे मना करने के लिए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इसे मना करना ही होगा। अरे नेहा बेटा, इस सोच में पड़ी है तू? प्रीशा तुझसे कुछ कह रही है, जवाब देना। अरे नहीं प्रीशा, मैं तुम्हारे साथ मॉल नहीं चल पाऊंगी। वो मुझे भी कहीं बाहर जाना है ना, एक जरूरी काम है मेरा, इसीलिए तुम अकेली ही चली जाओ। अब ये भला क्या बात हुई भाभी? आपने तो घर का सारा काम कर दिया है, और अब बाहर कौन सा काम है आपको? प्लीज चलो ना भाभी मेरे साथ। मुझे आपको मेरी सारी सहेलियों से मिलवाना है और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ऋतिक रोशन को भी लाइव देखो। प्लीज चलो ना भाभी, हम दोनों ननन भाभी फुल ऑन एंजॉय करेंगे। एक बार मैंने कहा ना प्रीशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। इतना कहते हुए नेहा अपने कमरे में चली जाती है और उसका ये बर्ताव देखकर प्रीशा और उत्तरा को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर में एक पूजा होती है, तभी देखिए माँ जी, आपने मुझे जैसा जैसा कहा था मैंने वो सारे पदार्थ बना दिए हैं। अब आप अपने हाथों से भोग चढ़ा सकती हो। ठीक है नेहा बेटा, बहुत खूब। इतना कहकर नेहा सोफे पर लेट जाती है और तभी, अरे ये क्या है नेहा बेटा, अभी अभी हमारे घर पर इतनी बड़ी पूजा हुई है, इसीलिए तुरंत मत सो बेटा। चलो मेरे साथ भोग लगाने में मदद करो, फिर बाद में दोपहर के समय में आराम कर लेना। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर बाद में नेहा ये सारी बातें दीपिका के साथ कॉल पर शेयर करती है और तभी, अरे असल में तो तुम्हारी सास यही चाहती थी कि तुम आराम ही मत करो और उठकर बस काम करती रहो, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। हाँ भाभी, ये बात तो मैं कब की समझ गई। मेरी सास तो बस मीठी छोरी है, मीठी बातें बोलकर मुझसे काम करवाती रहती है। एकदम बराबर कहा नेहा, और तुमने बिल्कुल सही किया जो अपनी ननन के साथ मॉल नहीं गई। अरे उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एकदम पागल सी है। बस टाइम पास करने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करती है और अपना टाइम निकालने के बाद वो तुम्हें भूल भी जाएगी। लेकिन मुझे तो अब बहुत खुशी हो रही है
कि तुम अभी से ही अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह से पेश आ रही हो, क्योंकि आगे चलकर वो तुम पर अपनी नहीं चला पाएंगे। फिर ऐसे ही एक दिन, देखो भुवन, मैं आज अपने क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ। वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं और मैं उनके लिए इंटीरियर डिजाइन करूंगी। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। क्या बात है नेहा, तुमने क्लाइंट से डायरेक्ट बात भी कर ली और अब तुम उनकी प्रॉपर्टी विजिट भी करने जा रही हो। अरे लेकिन ये सब कब और कैसे हुआ? तुमने तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वाह, तुम तो एकदम छुपा रुस्तम निकली। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताने वाली थी। उन लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो भी नहीं था और ये तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मुझे इतना बड़ा मौका दे रहे हैं, क्योंकि तुम उसके काबिल हो नेहा। एंड ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भुवन। उतने में वहां पर उत्तरा और हंसराज आ जाते हैं। अरे नेहा बेटा, आज हमारे घर पर दूर के मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम और उत्तरा मिलकर दोनों एकदम अच्छा सा खाना बनाओ। तब तक मैं और भुवन सफाई का काम संभाल लेंगे। अरे बेटा, इसे ऐन वक्त पर बता रहे हैं हम तुझे। दरअसल उन्होंने भी हमें ऐन वक्त पर ही बताया, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन क्या हुआ बेटा, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हाँ नेहा बेटा, तुम्हारे हाथ में तो लैपटॉप भी है। दरअसल पापा जी, आज मैं अपने पहले क्लाइंट से मिलने जा रही थी। मुझे उन्होंने अपना घर डिजाइन करने का मौका दिया है एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं ये मौका नहीं गवा सकती। क्या बात है नेहा, बधाई हो। बधाई हो बेटा। लेकिन बेटा, मेहमानों के सामने अगर तुम नहीं रहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? ऊपर से आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब सी है। दवाइयाँ खाकर ही सारे काम कर रही हूँ मैं। वैसे काम की तो कोई चिंता नहीं है, वो तो जैसे तैसे हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेहमानों के सामने होना चाहिए बेटा। तुम्हारे रुकने से हमें बहुत खुशी होगी। क्यों हंसराज जी? हाँ उत्तरा, सो तो है। नहीं नेहा नहीं, तुझे भावनाओं में नहीं बहना है। अरे ये सब इनका ड्रामा है, ये तुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बस दिखावे के लिए लैपटॉप गिफ्ट किया था, पर आज जब इन्हें पता चल गया कि मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, तो फौरन मेहमानों को कॉल करके बुलाया होगा, ताकि मेरे काम में रुकावट आ सके। लेकिन मैं भी अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करूंगी। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं पाऊंगी। मुझे अपने क्लाइंट से मिलना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी कीजिए, पर मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। जा रही हूँ मैं। बाय। अरे पर बेटा, रुक तो जा जरा। हे भगवान, जाना था तो चली जाती। हमें तो बस इसे आगे बढ़ते ही देखना है, लेकिन कम से कम दही चीनी तो खाकर जाती। जब से अपने मायके से वापस लौटी है, तब से अलग सा ही बर्ताव कर रही है। सब ठीक तो है ना उत्तरा? कहीं नेहा की किसी के साथ कोई अनबन तो नहीं हुई ना? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर इसका स्वभाव इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? अफेयर से पहले जब वो यहाँ 2 दिनों के लिए रही थी, तब में और अब में उसमें कितना फर्क है। ओफो पापा, लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेहा अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और वो अपने काम की शुरुआत कर देती है। फिर मीटिंग के बाद वो एक कैफे में चली जाती है, जहाँ पर दीपिका उससे मिलने आई होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। चलो, आज आपको जो खाना है वो खाओ। आज की पार्टी मेरी तरफ से है। अरे वो सब तो मैं खा ही लूंगी, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना? हाँ भाभी, आपने जैसा जैसा कहा है, मैंने सब कुछ वैसा ही किया। वैसे ये सब करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अब मैं भी क्या करूं? अरे शुरू शुरू में मेरा भी हाल वही था। तुम्हारी माँ के साथ इस तरह से पेश आना मुझे बहुत खराब लगता था, पर जब वो लोग हमारे साथ उस तरह से पेश आ सकते हैं,
तो हम क्यों नहीं? एग्जैक्टली भाभी। दोनों ननन भाभी मिलकर मजे से कॉफी और स्नैक्स खाती हैं। ऐसे ही एक रोज जब उत्तरा की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तभी वो नेहा के घर के कामों में मदद ही नहीं कर पाती। अरे नहीं भाभी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि माँ जी एक्टिंग कर रही है। उनकी तबीयत सच में बहुत खराब हुई है, और ऐसे में मैं भी घर का काम ऐसे ही रख दूंगी तो कौन करेगा काम? देखो नेहा, तुम वही गलती दोबारा कर रही हो जो गलती मैंने की थी। अरे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी सास की तबीयत खराब नहीं हुई है। उसे बस अब धीरे धीरे घर के सारे काम तुम पर सौंपना है। इसीलिए वो इस तरह से अपने कामों से पीछे हट रही है। लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर उसी की तरह शातिर बनकर अपना दिमाग चलाना होगा। अरे तुम्हें सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत काम करो और चुपचाप सो जाओ। ठीक है भाभी, शायद यही सही रहेगा। नेहा दीपिका की ही बात मानती है और घर के केवल आधे काम करके वो सो जाती है, जिस वजह से ना तो घर में ठीक से खाना बनता है, ना ही ठीक से घर की सफाई हो पाती है, और अब ना चाहकर भी उत्तरा को बीमारी की हालत में घर का सारा काम करना पड़ता है। अरे ये क्या ही नेहा, वहां माँ कितना सारा काम कर रही है और तुम हो कि यहाँ पर आराम से सो रही हो। तुम्हें पता है कि माँ बीमार है, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। अरे वो बीमार है तो क्या हुआ? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। क्या? नेहा का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर भुवन बहुत हैरान हो जाता है। नेहा का स्वभाव अब दिन ब दिन बहुत खराब होने लगता है, क्योंकि उसके नजरिए में उसके ससुराल वाले अब पूरी तरह से पूरे बन चुके होते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे नेहा बेटा, कैसी हो तुम? सुना है तुम अपना पहला प्रोजेक्ट कर रही हो। हाँ आंटी, अभी एक हफ्ते पहले ही काम शुरू हुआ है, और बस यही उम्मीद है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाए। चलो अच्छा है। और बेटा, तुम इतनी ईमानदारी और पूरे मन से काम करोगी तो काम भी अच्छा ही होगा, और तुम्हारी ये प्रगति देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे हम तो खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके घर वाले इसके लिए खुश हैं। लेकिन आप मेरे घर वालों के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो आंटी? वो सभी लोग तो मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। अरे पर हमें ऐसा नहीं लगता ना। उत्तरा जब भी हमसे मिलती है तो तुम्हारे विषय में बात करते समय उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं होती। हाँ बेटा, और मेरे ये कह रहे थे कि हंसराज भाई भी तुम्हारी प्रगति से थोड़ा जलते हैं। अब उनके हाव भाव से तो साफ पता चलता है ना, इसीलिए हमने ऐसा बोला। क्या? मोहल्ले की औरतों की ये बातें सुनकर नेहा अब काफी हैरान हो जाती हैं। पल में मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ये मोहल्ले वाले तो छल कुकड़े ही होते हैं। इनका तो यही काम होता है कि दूसरे के परिवार में आग लगाना। लेकिन दूसरे ही पल मुझे भाभी की बातें भी याद आती हैं और असलियत दिख जाती है। इसका मतलब वाकई में मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, और उनकी चिंता और उनकी खुशी, वो सब तो बस फालतू का ड्रामा है। चलो अच्छा है जो मुझे ये सब अभी शुरू शुरू में ही समझ आ रहा है। फिर रात में, तेरी नालायक, 50 बार फोन किया मैंने तुझे, लेकिन तुझे एक भी बार मेरा मिस कॉल दिखा नहीं क्या? ऐसे कौन से बॉर्डर पर जंग लड़ने गई थी तू? सॉरी माँ, मैं तो बस वो कामों में उलझ गई थी, इसलिए मैं आपको वापस कॉल ही नहीं कर पाई। अरे क्या हुआ? तेरी आवाज इतनी उदास सी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ माँ, सब ठीक है। बड़ी चालाक है रे तू। मुझे कहती है कि कामों में उलझी है और इसलिए कॉल नहीं कर पाती, लेकिन दीपिका से गप्पे मारने के लिए बराबर तेरे पास ढेर सारा समय होता है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बकवास बंद कर अपनी, मैं सब जानती हूँ। देख नेहा, अपनी भाभी की बातों में कभी मत आना। वो एक नंबर की पागल औरत है, वो तुझे भी अपनी तरह ही बना देगी। जया कॉल पर लेक्चर देने लगती है और नेहा बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब नेहा का जन्मदिन होता है,
तभी वो देखती है कि सभी घरवाले शहर के बाहर किसी काम में गए हैं और वो सब रात में लौटने वाले हैं। मुझे लगा कि आज कोई सरप्राइज होगा मेरे लिए, लेकिन नहीं। मेरे ससुराल वालों को तो मेरा जन्मदिन याद तक नहीं है। उन तीनों का तो छोड़ ही दो, लेकिन भुवन को तो पता था ना। लेकिन उसने तो मुझे विश भी नहीं किया, और अब प्रॉपर्टी के काम के चलते आज के ही दिन उन्हें जाना था। शुरुआती में बस सभी मेरे सामने आदर्श बनने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं पिघल जाऊं और उनकी सेवा में जुट जाऊं। नेहा को अब बहुत गुस्सा आता है। फिर जब घर वाले वापस लौटते हैं, तभी भुवन बुके और केक लेकर आता है और वो नेहा को विश करता है। आई एम रियली सॉरी नेहा। दरअसल काम के प्रेशर में मैं सच में ये भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ बेटा, अगर हमें पहले पता होता तो आज हम शहर से बाहर जाते ही नहीं। लेकिन अभी दिन खत्म होने पर इस निकम्मे को याद आया और इसने आते आते ये केक और गुलदस्ता ले लिया तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, लेकिन हमारी तरफ से हम तुम्हें बाद में एक बड़ा सा तोहफा देंगे। चलो अब जल्दी से ये केक कट कर लेते हैं और डिनर के लिए बाहर चलते हैं, और कल घर पर एक बड़ी और शानदार पार्टी रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम तो चुप ही रहो भुवन, और आप दोनों को भी मुझे तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरा इतना बड़ा दिन था, लेकिन आप दोनों को वो भी याद नहीं रहा। अरे आप सभी लोग झूठे हो, बस ऊपर ऊपर से प्यार दिखाया करते हो, लेकिन धीरे धीरे करके बाकी ससुराल वालों की तरह आप भी वैसे ही बनते जा रहे हो। लेकिन अब बस, मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया है इसे? जब देखो तब गुस्से में ही रहती है, और हमसे तो हमेशा ऐसी बात करती है मानो जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो इसके साथ। जाने दीजिए ना, अभी तो वो गुस्से में है, और ऐसे में उससे बात करना सही नहीं होगा। भुवन बेटा, कल हम इसे अच्छा वाला सरप्राइज देंगे। घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे हम। प्रीशा पूरे घर को सजाएगी और मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। और हंसराज जी, आप थोड़ी सफाई की ड्यूटी कर लेना। और तू भुवन बेटा, तू सारी तैयारियों की देखरेख करना। हाँ माँ, ये बेस्ट रहेगा। दरअसल देखा जाए तो सारी गलती मेरी ही है। पता नहीं उसका जन्मदिन मैं कैसे भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, लेकिन याद रहे कि आइंदा से ऐसा कभी ना हो। वो तुम्हारी बीवी है, और उसकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ पापा, समझ गया मैं। फिर अगले दिन जब वो लोग पार्टी की तैयारी करते हैं और बाहर गई हुई नेहा घर लौटती है, तभी वो सरप्राइज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या नौटंकी है? सॉरी नेहा, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया था, और तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। लेकिन मुझे माफ करके अपने मूड को ठीक कर लो ना, और हम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाओ। हाँ भाभी, देखिए, आपके बर्थडे के लिए मैंने पूरा घर सजाया है। पूरे 4 घंटे लगे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है, और तो और वो मावा केक भी बनाया है मैंने, जो तुम्हें बेहद पसंद है। हाँ बेटा, और भुवन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उस पर वाकई में काम का बहुत प्रेशर था। तुम चाहो तो हम सब उसकी तरफ से माफी मांगते हैं तुमसे। अरे तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो, और घर की बेटी इस तरह से उदास हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे में तो घर की रौनक चली जाती है। अरे बस कीजिए आप सभी लोग, कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। वाह, आप सबको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर आप सबके लिए मैं इतनी ही जरूरी होती और आप सबको मुझसे इतना ही प्यार होता, तो आप लोग मेरा जन्मदिन याद रखते। लेकिन आप सबने नहीं रखा, और अब ये दिखावे के लिए पार्टी रखी है। अरे शुरुआत से लेकर आज तक आप लोग बस दिखावा ही करते आए हो। यहाँ पर तो कोई मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करता। सही कहते हैं लोग, ससुराल वाले सब शुरू में ही अच्छे रहते हैं, फिर आगे चलकर ऐसा रंग बदलते हैं कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? एकदम सही कह रही हूँ मैं माँ जी।
शादी के बाद 2 दिनों तक आप सब मेरे साथ अच्छे से रहे, लेकिन उसके बाद जब मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तभी आप सब ने ड्रामा किया और मुझे घर पर रुकने के लिए कहा। मुझे तो मोहल्ले की औरतों ने भी बताया था कि कैसे आप दोनों मेरी प्रगति से नाखुश हो, जलते हो आप मुझसे। और तुम प्रीशा, तुम तो बस टाइम पास करने के लिए ही मेरा इस्तेमाल करती हो। और ये मेरा पति, ये तो मेरा जन्मदिन तक भूल गया। फिर ऐसे तोखले और फेक लोगों के लिए मैं अपने मन में प्यार क्यों रखूं? और इसीलिए मैं आप सबके साथ ऐसे टेढ़े तरीके से बर्ताव कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग उसी लायक हो। बस करो नेहा, अब अगर तुमने मेरे माँ या पापा के साथ इस तरह से बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और अब मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि मायके से आने के बाद तुम इतनी क्यों बदल गई हो। अब तुम ही बताओ नेहा बेटा, कि हम किस तरह से साबित करें कि हमारे मन में कोई मेल नहीं है। हम वाकई में तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, तो हम भला तुम्हारी प्रगति से क्यों चलेंगे? अरे हमारे मोहल्ले की औरतें बहुत बुरी हैं और उनका काम तो बस अच्छे घरों को तोड़ना है, लेकिन तुम उनकी बातों में क्यों आ रही हो? और उस दिन भी हमने तुम्हें नहीं रोका था बेटा, बस ये कहा था कि अगर तुम मेहमानों के सामने होती तो और अच्छा होता, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट के पास जाना जरूरी है तो तुम जाओ, ऐसा कहा था हमने। और भाभी, माना कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे भी हर बात की समझ है। और सच तो ये है कि आपने ही अपनी नजर में हम सबको बुरा बना दिया है, और इसीलिए आपको हम लोग बुरे लगने लगे हैं। अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा भी करें तो वो भी आपको बुरा लग रहा है, और ये सब उस नजरिए में लाए हुए बदलाव के कारण हो रहा है। अरे बस करो तुम, अभी भी फिर से मीठी बोली बोलकर आप सब लोग अच्छे बन रहे हो ताकि मैं भावनाओं में बह जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ तो मत बहो। देखो नेहा, अगर तुम्हें हम सबके प्यार और अच्छाई पर इतना ही शक है तो चली जाओ ना यहाँ से और रहो अपने मायके में ही। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। वैसे भी मुझे ऐसे नकली लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बस कर भुवन बेटा, ये तो क्या कह रहा है? और नहीं तो क्या। और रुक जाओ बहू, ऐसे गुस्से में इतने बड़े फैसले नहीं लेते बेटा। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और गुस्से में वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है, जहाँ जाने के बाद दीपिका उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया नेहा? मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि अपने ससुराल वालों के साथ सख्ती से पेश आओ, लेकिन इतनी भी सख्ती से नहीं कि तुम अपना ससुराल छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ वापस आ जाओ। ऐसा नहीं है भाभी, पानी सर के ऊपर जा चुका था। सबके सब बस अच्छा बनने का ढोंग कर रहे थे मेरे साथ, और धीरे धीरे उनका असली चेहरा मुझे समझ आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया। ससुराल से दूर रहकर नेहा का मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी गुस्से के कारण उसे वही रहना पड़ता है। वही दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले भी काफी चिंतित होते हैं। ऐसे ही एक रात, देखो दीपिका, कल दोपहर तक सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए। जो जो मैंने बताया है वो सब बनाना। लंच के लिए मेरी सहेलियां आने वाली हैं, लेकिन मैं तो सुबह ही मंदिर चली जाऊंगी। फिर दोपहर में 1 बजे तक उन सबके साथ वापस घर लौटूंगी। अरे क्या हूँ? सही से जवाब देना नहीं जानती क्या तू? ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। अब तो ठीक है ना? फिर अगले दिन जब जया अपनी सहेलियों के साथ घर लौटती है, तभी दीपिका ने कोई काम नहीं किया होता। अरे कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है भला? मैंने तुझे कल रात को ही कह कर रखा था कि खाना बना देना, लेकिन फिर भी तूने कुछ भी नहीं बनाया, और यहाँ मस्त आराम फरमा रही है तू। अब बाहर बैठी मेरी सहेलियां क्या खाएगी? तेरा सर। बस कीजिए माँ जी, मुझ पर ऐसे मत चिल्लाइए और झूठ मत कहिए। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, और ऐसे ऐन वक्त पर आकर मुझे बता रही हो, और हमेशा की तरह सुनाई जा रही हो मुझे। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सुबह से आराम कर रही है, और वो तो अभी दोपहर का खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी आप आ गई।
और हमेशा की तरह इस बेचारी को डांटने लग गई। अरे इसकी तबीयत कुछ खराब बराब नहीं हुई है, एकदम हट्टी कट्टी है ये। उदास होकर दीपिका वहां से चली जाती है। देखा माँ, आपके कारण वो फिर से उदास हो गई। नहीं भैया, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। असल में तो भाभी ही यहाँ पर गलत है। क्या? हाँ भैया, मैंने कल रात को ही माँ को भाभी से आज दोपहर के बारे में बताते हुए देख लिया था, और भाभी ने आज झूठ कहा कि माँ ने उन्हें पहले कुछ भी नहीं बताया, जबकि इन्होंने तो उन्हें सब बता के रखा था। और भाभी तो बस तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वो सुबह से 2 घंटे तक उनकी सहेलियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे गप्पे लड़ा रही थी। क्यों? कोई तुम लोग कहते हो कि मैं चिल्लाती रहती हूँ, बुरी हूँ और निर्दयी हूँ। देखा ना नेहा तूने, इतनी झूठी है वो दीपिका। अरे वो हमेशा ही ऐसा झूठा नाटक करती है और अपने 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम लोगों की नजरों में बेचारी बन जाती है। लेकिन माँ, अगर ऐसा ही है तो आपने उन्हें जॉब करने के लिए क्यों मना कर दिया? और उस दिन भी जब आप ट्रिप पर गई थी तब आपने उनके लिए सामान क्यों नहीं लाया? पहली बात तो ये है कि मैंने उसे जॉब करने से बिल्कुल नहीं रोका था और ना ही मैंने उसे कोई बुरे ताने दिए थे। मैंने तो बस इतना कहा था कि अगर तू कोई काम अपने हाथ में ले रही है तो उसे ठीक से पूरा करना। और हाँ, मैंने उसके लिए भी कई सारा सामान लाया था, लेकिन वो सामान कहीं खो गया और उसने हमेशा से मुझे गलत ही साबित किया है। अरे उसे ही कोई जॉब करनी नहीं होगी। अब तू ही सोच, उसे तो घर के काम करने में ही दुनिया भर का आलस आता है, तो बाहर के काम वो कैसे करेगी? अब तरुण को तो वो सीधे मुंह मना नहीं कर सकती ना, इसीलिए उसने मुझे बुरा बनाकर जॉब करने के लिए मना कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर ये सच्चाई है तो उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दीपिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। देखो बच्चों, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी गुस्सेल हूँ, चिल्लाती हूँ तुम लोगों पर, लेकिन मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम लोगों की चिंता बनी रहती है। और अगर ऐसा नहीं रहता तो मैं तुझे ब्याह कर भूल जाती ना। लेकिन आज 1 महीना हो गया है और इसमें एक दिन भी ऐसा गया है क्या जब मैंने तुझे दिन में 3-4 बार कॉल ना किया हो? लेकिन तूने तो मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। शायद आप सही कह रही हूँ माँ। भाभी की बातों में आकर मैंने अपने ससुराल वालों को ही गलत समझा, जबकि वो लोग तो कितने अच्छे हैं। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि उस मूर्ख औरत की बहकावे में मत आना, लेकिन तू आ ही गई। और अब देख, उसकी सुनने के कारण तूने अपने ससुराल वालों के साथ नाता तोड़ दिया। दीपिका से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, वो तो सुधरने से रही और ना ही हम उसे जबरदस्ती सुधार सकते हैं। लेकिन नेहा, अब भी वक्त हाथ से गया नहीं है। तुम जाओ अपने घर और अपने ससुराल वालों से जाकर माफी मांगो। अरे वो लोग तो सच में बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारे पति भुवन ने भले ही उस दिन गुस्सा किया था तुम पर, लेकिन वो मुझे हर रोज कॉल या मैसेज करता है और तुम्हारे ही बारे में पूछता है। अरे दीपिका तो अपनी घर गृहस्थी ठीक से संभालने से रही, लेकिन तू अपनी अच्छी भली गृहस्थी मत उजाड़ और वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दे। अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगेगी तो वो लोग तुझे माफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो मैं वही करूंगी और अब मैं किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊंगी, ना भाभी के ना किसी दूसरे लोगों के। और अब मैं अपने ससुराल वालों से माफी मांग कर अब एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी। एंड सॉरी माँ, आपको भी मैंने बहुत गलत समझा, जबकि आपके गुस्से और आपके डांट के पीछे आपकी गहरी ममता और प्यार छुपी हुई है। फिर अंत में नेहा अपने ससुराल जाकर सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे खुशी खुशी माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी नेहा का पेंडिंग बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा करते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं।